नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे मोड़ की जिसने भारत की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की। ये एक ऐसा कदम था जो सुधार का वादा तो करता था, लेकिन जिसकी परछाई में कहीं ना कहीं विभाजन के बीज भी छिपे हुए थे। और यही यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे कोई सुधार जो लोगों को ज्यादा अधिकार देने के लिए लाया गया हो, वही सुधार समाज को बांटने का एक जरिया बन जाए? चलिए आज इसी उलझी हुई कहानी के एक एक धागे को सुलझाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन सुधारों की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें चलना होगा 20वीं सदी की शुरुआत के उस भारत में, एक ऐसा भारत जो अंदर ही अंदर उबल रहा था और उसकी आवाज अब ब्रिटिश हुकूमत के कानों तक साफ साफ पहुंच रही थी। देखिए, पूरा घटनाक्रम ना एक के बाद एक बहुत तेजी से हुआ। सबसे पहले 1905 में हुआ बंगाल का विभाजन, जिसने पूरे देश में राष्ट्रवाद की एक जबरदस्त आग भड़का दी। माहौल गर्म था और इसी बीच 1906 में आगा खान की लीडरशिप में कुछ मुस्लिम नेता, जिन्हें हम शिमला डेप्यूटेशन के नाम से जानते हैं, वाइसरॉय मिंटो से जाकर मिले। और फिर देखिए, उसी साल कांग्रेस ने भी पहली बार होम रूल यानी स्वशासन की मांग बुलंद कर दी। तो आप समझ सकते हैं, इन सब घटनाओं ने मिलकर ब्रिटिश सरकार पर एक्शन लेने का कितना जबरदस्त प्रेशर बना दिया था। अब ब्रिटिश हुकूमत के सामने ना दो बिल्कुल अलग अलग मांगे आकर खड़ी हो गईं। एक तरफ थी कांग्रेस, जिसके उदारवादी नेता कह रहे थे कि हमें दूसरे ब्रिटिश उपनिवेशों जैसा ही स्वशासन चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ था शिमला डेपुटेशन, जिनकी मांग बिल्कुल अलग थी। उन्होंने मांगा सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जहां मुस्लिम उम्मीदवार को सिर्फ मुस्लिम वोटर ही चुन सकें, और इतना ही नहीं, उन्हें अपनी आबादी के हिसाब से ज्यादा सीटें भी मिलें। तो इन सारे दबावों और अलग अलग मांगों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, और इसी एक्ट को आज हम सब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। इन सुधारों का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा असर दिखा, वो था लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साइज पर। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें मेंबर्स की संख्या सोचिए सिर्फ 16 से बढ़ाकर सीधे 60 कर दी गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उस वक्त के हिसाब से एक बहुत बड़ा जम था। और भी बहुत कुछ था इसमें। जो प्रोविंशियल काउंसिल्स थीं, उन्हें भी बड़ा किया गया, और हाँ, वहां पर नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी को भी अलाउ कर दिया गया। मेंबर्स को अब बजट पर रेजोल्यूशन लाने और सप्लीमेंट्री सवाल पूछने का भी अधिकार मिल गया। तो मतलब पहली नज़र में देखने पर तो यही लगता था कि वाह, ये तो भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। और फिर एक ऐसा पल आया जो इतिहास में दर्ज हो गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये वो नाम है जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। पहली बार हुआ था कि किसी भारतीय को सरकार में इतना ऊंचा पद मिला हो। ये एक बहुत बड़ी, एक सिंबॉलिक जीत थी। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा लेकिन था। इन सभी अच्छे अच्छे बदलावों के साथ एक ऐसा प्रोविजन भी आया जिसने इंडियन पॉलिटिक्स की दिशा ही मोड़ दी। कई लोग इसे इन सुधारों में छुपी हुई जहर की गोली भी कहते हैं। ये था सेपरेट इलेक्टोरेट का वो कॉन्सेप्ट। मतलब बहुत सीधा और साफ था। मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए वोट सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही कर सकते थे। बस एक झटके में एक ही कानून ने भारत के वोटर्स को धर्म के आधार पर दो अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स में कानूनी तौर पर बांट दिया। और जानते हैं, इसी एक कदम की वजह से वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो को इतिहास में एक नाम मिला, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। और ये जो टाइटल है ना, ये इस पॉलिसी के कितने दूर तक जाने वाले और खतरनाक नतीजों की तरफ इशारा करता है। इसका सबसे गहरा असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि इस एक्ट ने कम्युनलिज्म को, यानी कि सांप्रदायिकता को, लीगलाइज कर दिया, उसे कानूनी जामा पहना दिया। जो बंटवारा अब तक शायद सिर्फ समाज में था, अब वो देश के पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम की बुनियाद का हिस्सा बन चुका था। तो फिर इन सुधारों का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? इन्हें हम कैसे देखें? क्या ये वाकई एक कदम आगे था, या फिर एक ऐसा मोड़ जिसने हमें कहीं पीछे धकेल दिया? चलिए जरा देखते हैं कि इतिहास इसके बारे में क्या कहता है। यहीं पर तो सारा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ कहा जाता है कि हाँ, इससे इंडियन रिप्रेजेंटेशन बढ़ा, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम की नींव रखी गई। लेकिन दूसरी तरफ जो आलोचना हुई, उसकी आवाज़ कहीं ज्यादा तेज थी।
क्रिटिक्स का साफ कहना था कि ये अंग्रेज़ों की वही पुरानी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी कि जो ताकत दी भी गई वो सिर्फ नाम की थी, टोकनिज्म था, क्योंकि असली कंट्रोल, खासकर बजट का कंट्रोल, तो अभी भी उन्हीं के हाथ में था। और इन आलोचनाओं के पीछे वजह भी थी। देखिए, असल में कोई पावर ट्रांसफर तो हुआ ही नहीं। इलेक्शन का जो तरीका था वो इतना कॉम्प्लेक्स था कि किसी काम का नहीं था। और शायद सबसे बड़ी बात तो खुद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मॉर्ले ने कह दी थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि उनका इरादा भारत को सेल्फ गवर्नमेंट देने का है ही नहीं। असली मकसद तो बस नेशनलिस्ट को आपस में बांटना और मॉडरेट्स और मुस्लिम्स को अपनी तरफ करना था। तो कुल मिलाके इन सुधारों को बेनेवलेंट डेस्पोटिज्म यानी एक तरह की उदार तानाशाही के तौर पर देखा गया। मतलब ठीक है, आपने कुछ रियायतें दे दी, लेकिन सरकार की चाबी तो मजबूती से अपने ही हाथ में रखी। ये वो सेल्फ गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं था जिसकी मांग भारत कर रहा था। तो आखिर में सवाल फिर वही है, हम मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स को कैसे याद रखें? क्या इसे एक अधूरे लेकिन जरूरी सुधार की तरह देखें, या फिर एक ऐसे घातक बंटवारे की शुरुआत के तौर पर जिसने भविष्य में देश को एक ऐसा जख्म दिया जो कभी भर नहीं पाया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी इतिहास में ढूंढा जा रहा है, और ये एक ऐसा सवाल भी है जिस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।